Hi guys, तो contributions and contributories in IKS इस हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इस सेकंड वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी IKS में जो पर्सनालिटीज काम करती है अलग अलग, तो उनका काम कैसे रहा और उन्होंने किस डायरेक्शन से अपना काम IKS में शुरू कर दिया, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है श्री कृष्णाजी विनायक वजे, इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस ब्रांच में अपना योगदान दिया और उनके कार्य की जो दिशा थी वो कैसे रही। तो सेम थिंग कि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और हमारी जो शिक्षण व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी अंग्रेज़ों के हाथ में थी और हमारा जो नेटिव नॉलेज है या शास्त्रीय ज्ञान है इसका कोई भी अंतर्भाव हमारे शिक्षण में करते नहीं थे। ओके, तो इसी सारे बैकग्राउंड पे काम इन्होंने कैसे किया वो देखते हैं। तो 16 दिसंबर 1869 में इनका जन्म हुआ। इस पीरियड में तो उनका जो घर था वो वैदिक परंपरा जिस घर में है ऐसा था। तो उनके घर में ऐसा मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा अगर ली तो अपने धर्म पे जो हमारी श्रद्धा है ना वो नष्ट होती है, वो गायब होती है। पर ये शिक्षण भी मतलब ये शिक्षा भी अत्यावश्यक है, ऐसा तब के एक विद्वान थे माधवराव कुंटे, इनका मानना था और उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने आग्रह किया। इसलिए वजह जी के घर में वजह जी के अंग्रेजी शिक्षण को भी सपोर्ट मिला। तो उन्होंने अपने धर्म के साथ मतलब जो संस्कृत का शिक्षण था थोड़ा सा या वैदिक शिक्षण था उसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी शुरू कर दी। वो होशियार थे। फिर 1887 में उन्होंने अपनी जो मैट्रिक की एग्ज़ाम थी वो पास कर दी और फिर वो इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें कन्वर्ट हो गए। और फिर आज भी जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है, दैट इज़ COEP, दैट इज़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, राइट। तो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच में एडमिशन लिया। तो फिर अपना एक पुस्तक है, उनका एक पुस्तक है शिल्प शिक्षणाचे महत्व, मराठी पुस्तक। तो उसमें वो खुद बताते हैं कि मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली तो मैंने देखा कि COEP जैसे कॉलेज में भी जो इंजीनियरिंग का एडवांस नॉलेज देता है वहाँ पे भी हिंदी शिल्पज्ञ, शिल्पशास्त्र ग्रंथ या शिल्प शास्त्र का विस्तार, ओके, इन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा भी पॉइंट नहीं है, मतलब कुछ भी इन ब्रांचेस के बारे में मेंशन किया नहीं गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तान में शिल्प शास्त्र, जो हिंदुस्तान का अपना शिल्प शास्त्र है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कोई भी नॉलेज ब्रांच सिखाया ही नहीं जाता। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ताजमहल है, वेरूळ अजिंठा जैसे स्ट्रक्चर्स है, जैसे भरतपुर ग्वालियर जैसे फोर्ट्स है, सिंधु यमुना जैसे जो नदियां हैं तो उनके ऊपर जो डैम्स बने हैं वो है, बीजापुर यहाँ पे जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है। तो अ, अशोक स्तंभ जैसे स्ट्रक्चर्स है। तो इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, इनका डिज़ाइन कैसे किया गया, तो इनकी जो इनका जो एप्रिसिएशन है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े-बड़े विद्वानों ने किया है। तो इनका जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में हमारे अ, कॉलेजेस में सिखाया क्यों नहीं जाता? तो इस पर्टिकुलर थॉट से वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मैं क्या करूँगा, मैं इस शिल्प शास्त्र का, मैं इस इंजीनियरिंग ब्रांच का स्टडी करूँगा। तो वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसा कुछ भी देखा नहीं जो हमारे भारतीय शास्त्र के बारे में जानकारी देता हो। So this was very very important turning point in his life and he decided to work on this particular branch.
सिर्फ यही नहीं, आगे जब उन्होंने नियर अबाउट 1891 में उन्होंने सारा अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स में वो एज इंजीनियर पोस्टिंग उनकी हो गई। और फिर उनके ध्यान में और एक बात आई कि ही हैज़ एवरी काइंड ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, ओके, पर जब मटेरियल कॉस्ट, ओके, या जो कुछ भी लेबर कॉस्ट है, इनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था। तो थियोरेटिकल नॉलेज और एक्चुअली प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, तो ये दो थिंग्स है कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, इसका जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, सो देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इधर ही उनको समझ में आ गया कि थियोरी नॉलेज जो है सिर्फ टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग या सिर्फ मैकेनिज्म जो है वो काम में नहीं आता। हमें क्या करना पड़ता है, हमें फील्ड पे आके बहुत ही अलग लेवल का जो दिमाग है वो लगाना पड़ता है। सो बाय दैट पीरियड उन्होंने बहुत सारे एरिया में काम किया, जैसे नगर, धुले, खानदेश, नासिक। सो ये सारी जगहों पे उन्होंने काम किया और वहाँ पे ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। दैट इज़, उन्होंने सुक्कर डैम जो है, जिस पाकिस्तान में है, अभी वो पाकिस्तान में है, सिंध एरिया में। तो ये डैम उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया उनके अपने नॉलेज पे। और इसलिए जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था तब टाइम का, तो इस अच्छे काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राव साहेब ये उपाधि, ये टाइटल दिया था। So, Rao Sahib, this was the title given by British government to Wazeji because of his excellent work in the construction of Sukkar Dam. Okay, as well as उन्होंने और एक अच्छा काम किया था। नासिक के पास जो येवला गांव है, तो वहाँ पे उन्होंने एक लेक का काम किया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा मानना था लोगों का कि यहाँ पे पानी मिलेगा ही नहीं। पर फिर भी जो कृष्णा जी वैद्य थे, उन्होंने उसी जगह पे लेक कंस्ट्रक्ट किया अच्छा वाला, और उनका जो मानना था वो उन्होंने वहाँ पे फॉल्स है, वो सही नहीं है, ये प्रूफ कर दिया। तो फिर ये सब करते करते उनके माइंड में ये जो बात थी, जो अपने शिक्षा के दौरान उन्होंने फिक्स की थी कि मैं क्या करूँगा, मैं हमारे शिल्प शास्त्र का अभ्यास करूँगा, क्योंकि हमारे शिक्षा में वो सिखाया नहीं जाता। इसलिए भारतीय शिल्प शास्त्र है वो ढूंढ के उस पर रिसर्च करके वो मैं लोगों के सामने लाऊंगा। उनका जो कुछ भी सारा डिटर्मिनेशन था वो माइंड में फिक्स था, और इसी के लिए उन्होंने अपना जो स्टडी है वो शुरू रखा। इसलिए काम करते करते उन्होंने क्या किया, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उन्होंने 400 नियर अबाउट 400 शिल्पशास्त्रों के ग्रंथों की लिस्ट बनाई। सो लिस्ट ऑफ शिल्पशास्त्रीय ग्रंथ, ओके। फिर उसके बाद आउट ऑफ दैट नियर अबाउट 50 टेक्स्ट उसका उन्होंने स्टडी किया, और 20 जो बुक्स थे, 20 जो ग्रंथ थे, तो उसकी उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट भी बनाई या कॉपी बनाई। तो इतना बड़ा जो लिटरेचर सर्वे है वो उन्होंने किया। तो जैसे उन्होंने काम शुरू कर दिया, वैसे उनको समझने लगा कि शिल्पशास्त्रीय ग्रंथ जो है वो मुझे कहाँ पे मिलेंगे। तो उन्होंने पूरे भारत में तो जर्नी शुरू ही रखा, पर बाहर भी, जैसे अफ़गानिस्तान, काबुल, कंदहार, यहाँ के जो लाइब्रेरीज थे ना, तो वो भी उन्होंने अच्छे तरीके से सर्च किए। और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो क्योंकि वो भी तो इंडिया का ही पार्ट था, राइट। तो
जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलते हैं, तो उनके ही टेक्नोलॉजी का स्टडी जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बहुत बड़ा लिटरेचर सर्वे जो है वो वजह जी ने शुरू कर दिया। तो जो शिल्पशास्त्र हम लोग कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा है इसके पहले, पर और भी इन डिटेल हम इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भृगु शिल्प संहिता ये जो ग्रंथ है, जो अभी हमें पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं होता, पर उन्होंने उसके 3 खंड जो है भृगु शिल्प संहिता के, तो उनके 3 खंडों के नाम और 10 प्रकार के शिल्प शास्त्र, इसका डिवीजन जो है ना वो हमको उन्होंने दे के रखा है। सो एक्चुअली शिल्प शास्त्र के बारे में क्या बोलते हैं कि नाना विधानाम वस्तूनाम यंत्रणाम कल्प संपदाम धातुनाम साधनानां च वास्तुनाम शिल्प संज्ञितम। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग विधान यानी कि टेक्निक्स, ठीक है, कि अलग अलग टेक्निक्स जो है ना उसका अंतर्भाव शिल्पशास्त्र में होता है। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट्स, ओके, वैसे ही यंत्र यानी कि मशीन्स। तो इन सारे चीज़ों का यूज़ करके हमें क्या करना है, अलग अलग काम करने हैं। कौन से? तो धातु, साधन और परिवहन नहीं, वास्तु। सो इसमें क्या क्या आते हैं, धातु, साधन और वास्तु। तो इसमें मटेरियल आते हैं, सारे मटेरियल्स, ठीक है। साधन यानी कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं, और वास्तु जो है मतलब सारे कंस्ट्रक्शंस। सो इन 3 चीज़ों का यूज़ करके, टेक्निक, ऑब्जेक्ट और मशीन, इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें ये काम करने हैं। तो जिस नॉलेज ब्रांच में ये सारा पॉसिबल है ना, उसको बोला गया है शिल्प। ओके, सो शिल्पशास्त्र में शास्त्र तो है ही, पर विद्या, कला, इनका भी अंतर्भाव होता है। जैसे कौन सा भी काम है वो अच्छी तरीके से करना है और उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप दे सकते हो तो उसको बोलते हैं विद्या। ओके, तो विद्या में क्या आता है कि वर्किंग फॉलोड बाय डिस्क्रिप्शन। ओके, कि वो काम कैसे करना है। हाँ, उसका जो लॉजिक है वो शास्त्र में आएगा, ओके, पर उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो विद्या में आएगा। और कला में क्या आता है कि सिर्फ कौन सा तो काम करना है, और उसमें ये क्वेश्चन नहीं कि ये ऐसा ही क्यों करना है और वैसे क्यों करना है, सिर्फ काम करना है और एक्यूरेटली काम करना है, वो जो सारा काम है वो कला में आता है। ओके, सो वर्किंग विथ एक्यूरेसी। तो ऐसा जो शिल्प शास्त्र है ना, ये शिल्प शास्त्र वजह जी ने अपने काम का विषय बनाया, और भृगु शिल्प संहिता जो हमको आज भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, तो उस भृगु शिल्प संहिता के कुछ श्लोक उनको मिले थे। तो सिर्फ उन कुछ श्लोक के आधार पे उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके हमारे सामने रखा। दैट इज, उन्होंने उस शिल्प शास्त्र का जो स्कोप है वो हमारे सामने रखा, और उन्होंने शिल्प संहिता मतलब ये शिल्प शास्त्र जो है ना उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा चार्ट, एक डिटेल्ड चार्ट है, वो बना के हमारे सामने रखा। तो भृगु शिल्प संहिता के अनुसार उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस तरह से किया, तो उन्होंने इसके लिए 10 शास्त्र बनाए, उसमें 32 विद्या और 64 कला।
सो हमारा जो पूरा ये नॉलेज ब्रांच है ना, तो ये पूरा उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया। सो हम देखेंगे कि वजीजी का जो एग्जैक्टली काम था वो इसमें कैसे था। तो जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो कि दिस इज द एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भारतीय शिल्पशास्त्र डन बाय वजीजी। तो ये भृगु शिल्प संहिता में आता है और ये पूरा नहीं है, तो इस पे एनालिसिस करके वजीजी ने खुद बनाया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने नॉलेज से, अपने इंटरप्रिटेशन से उन्होंने खुद तैयार किया। तो जैसे बताया है कि इसमें 3 खंड आते हैं। सो 1 इज वास्तु खंड, सेकंड इज साधन खंड और थर्ड इज वास्तु खंड। तो धातु खंड, साधन खंड और वास्तु खंड, तो ये 3 खंड जो है वो इसमें आते हैं। सो एक्चुअली क्या सब्जेक्ट है इनके? सो धातु खंड इज ऑल अबाउट कि which materials we can find in which positions, okay, which locations. तो it's all about exploration. तो आप इसको बोल सकते हो, इसमें सारा एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट धातु खंड में आता है। साधन खंड जो है ना, वो क्या है कि आपको एक बार मटेरियल मिल गया तो आप उस पे प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हो और उसको काम जहाँ पे आपको करना है, ठीक है, उस जगह पे आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। और जो वास्तुखंड है, तो जो कुछ भी आपने तैयार किया है या तैयार नहीं किया है, जो कुछ भी आपने पहले तो प्राप्त किया है उसका अच्छे तरीके से जहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया है और अब उसको अच्छा फॉर्म देना है, डिजायर्ड फॉर्म देना है, कुछ तो उससे कंस्ट्रक्ट करना है। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट कम्स इन मैन्युफैक्चर। ओके। सो एक्सप्लोरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चर। और ये जो 3 खंड है ये आगे 10 शास्त्रों में विभाजित किए गए हैं। सो यू कैन सी हियर। सो धातु खंड में 3 आते हैं, एक इज कृषि शास्त्र, जल शास्त्र, खनिज शास्त्र। साधन खंड में जो है वो और 3 आते हैं, दैट इज नौका शास्त्र, रथ शास्त्र, अग्नियान शास्त्र। और वास्तुखंड में 4 आते हैं, दैट इज वेश्म शास्त्र, प्राकार शास्त्र, नगर रचना शास्त्र और यंत्र शास्त्र। ओके। तो ये 10 शास्त्र हो गए। तो इसमें से हमने जो प्रिंसिपल मेन जो शास्त्र है इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली है। जैसे धातु खंड में जो कृषि शास्त्र है दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ agricultural science, we can say it's biological science. Then jal shastra is water resources engineering, खनिज शास्त्र is mining and metallurgy engineering. साधन खंड में जो नौका शास्त्र आता है it's all about water transport. रथ शास्त्र is surface transport. अग्नियान शास्त्र is air and space transport. ओके। फिर वेश्म शास्त्र में अगर आप आते हो तो it's a knowledge about shelter. प्राकार शास्त्र is knowledge about protection. नगर रचना is all about town planning and यंत्र शास्त्र is all about machines. ओके। तो ये 10 प्रकार के शास्त्र जो है वो यहाँ पे इस तरीके से यूज किए गए हैं। फिर ये जो 10 शास्त्र है ये आगे यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 32 या 32 जो विद्या है ना, तो 32 विद्याओं में ये सारा डिवाइडेड है। जैसे कृषि शास्त्र जो है ना उसके अंडर ये 3 विद्याएं आती है, दैट इज वृक्ष विद्या, पशु विद्या, मनुष्य विद्या। ओके। जल शास्त्र के अंडर ये विद्याएं आती है, कौन से? संसेचन विद्या, संहरण विद्या, स्तंभन विद्या। ओके। खनिज शास्त्र जो है उसके अंडर ये इतना वाला पार्ट आता है, कौन सा? दूती विद्या, भस्मीकरण विद्या, संकर विद्या, पृथक्करण विद्या। ओके। सो इस तरीके से हर एक जो शास्त्र है इसके अंडर ये रिस्पेक्टिवली इतने
32 जो विद्याएं हैं वो आती है। तो ये जो 32 विद्याएं हैं उनका आगे क्लासिफिकेशन जो है वो 64, यहाँ पे काउंट देख सकते हो आप लास्ट। सो 64 कलाओं में ये सारा पार्ट डिवाइडेड है। ओके, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कृषि शास्त्र में 64 कलाएं आती है, ऐसा नहीं है। सो each खंड is divided in different शास्त्र, each shastra is divided in different vidya, and each vidya is divided in different kala. Okay, so in this way all these things, मतलब ये पूरा जो शिल्प शास्त्र है ये 10 शास्त्र, 32 विद्या और 64 कलाओं में डिवाइडेड है। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन जो है ना, ये वजह जी ने स्टडी करके, एनालिसिस करके हमारे सामने रखा, और फिर हम इसको सेंट्रल पोजीशन पर रख के हम स्टडी करते हैं कि कौन सा जो हमारा स्किल है वो कहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, तो हर एक पार्ट में ये ऐसा सारा जो पार्ट है वो आता है। अब हमें ये क्वेश्चन होगा कि ये जो भृगु शिल्प संहिता है ये कहाँ पे अवेलेबल होगी। तो एक्चुअली सैड वो स्टोरी ये है कि ये जो स्क्रिप्ट है, मतलब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बहुत ही वी कैन से थोड़े से फॉर्म में, मतलब बहुत ही जिप्ड फॉर्म में वो उज्जैन में 1920 में मिली थी। ठीक है, 1920 में वो मिली थी और ये अगस्त्य संहिता के साथ थी, और इसमें सिर्फ 16 चैप्टर्स प्रेजेंट थे, ओनली 16 चैप्टर्स वर देयर। फिर उसके बाद इस भृगुशिल्प संहिता जो उनको मिली थी उसका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं है, मतलब उनके जो वारिस है उनको पता नहीं कि इसका एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वजह जी का जो रफ राइटिंग है ना, उसमें से जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी भृगुशिल्प संहिता के श्लोक मिलते हैं, तो वो थोड़े थोड़े फॉर्म में अवेलेबल है, और प्रयत्न है लोगों का, जो अभ्यासक है उनका प्रयत्न है कि वो पब्लिश हो। ओके, तो ये भृगुशिल्प संहिता जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, पर उसका जो रफ वर्क है वजीर जी ने किया हुआ वो थोड़ा सा अवेलेबल है, डिपेंडेंट अपॉन दैट। उस पे कुछ काम जो है वो जो स्कॉलर लोग हैं वो आज भी अभी भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये करने के बाद, ये इस पे काम करने के बाद वजह जी ने अपना जो काम है वो और आगे शुरू रखा। जैसे उनके काम का एक फीचर था कि उनका कलेक्शन जो है वो बहुत ही डीप था। फिर जो कलेक्शन उन्होंने कैसे किया वो इसके बारे में हमने जानकारी देखी कि उन्होंने नियर अबाउट 400 जो टेक्स्ट थे उनकी इंडेक्स बनाई थी। उनमें से 50 जो टेक्स्ट है उनका अध्ययन उन्होंने खुद किया था, और 20 जो टेक्स्ट थे वो उन्होंने उसकी कॉपी बनाई थी। आफ्टर दैट उनका जो राइटिंग वर्क था वो भी वैसे ही उन्होंने शुरू रखा। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो ग्रंथ है वो वहाँ पे लिखे। जैसे एक है हिंदी शिल्प शास्त्र, तो ये उनकी राइटिंग सीरीज थी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ही, ये तो सारा परिचय तो उन्होंने दिया ही है, पर उन्होंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे से मेंशन किए, जैसे, और वो डिस्क्राइब भी किए, जैसे शिल्प जो है उसका प्राचीनत्व, फिर उसके बाद शिल्प का विस्तार, फिर शिल्प का जो महत्व है वो, फिर शिल्प भेद, शिल्प काम जो करते हैं वो लोग, फिर शिल्पों के तत्व, शिल्पों में जो सूत्र आते हैं वो, सो उसके इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें उनका काम क्या था कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, फिर उसमें जो मेजरमेंट्स है, फिर अगर हम आगे जाते हैं, फिर उसका जो कुछ भी पीरियड या लोकेशन की
कौन से लोकेशन पे किस तरह के तरीके का काम करना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं, रॉ मटेरियल वो कौन सा होना चाहिए, इस बारे में अपने इस लेख में, इस सीरीज में उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो काम किया और वो प्रेजेंट किया। तो फिर ये सारा जो लेखन है उनका ये शुरू रहा, और भी अलग अलग टाइप के जो लेखन है या सीरीज है, तो प्राचीन हिंदी शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र, तो ऐसे उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया। ऐसे ही उन्होंने वास्तुखंड, नगर रचना शास्त्र, इस पर्टिकुलर टाइप का भी लेखन किया। और एक इम्पोर्टेंट उन्होंने जो अलग काम किया कि 1929 में प्राकार शास्त्र, ये जो शास्त्र है उसमें जो युद्ध विद्या आती है उसके ऊपर उन्होंने लेखन किया, और तब वो पब्लिश नहीं हो सका, पर उनके एक्सपायर होने के बाद उनके बेटे ने सयाजी साहित्यमाला ग्रंथ, इस सीरीज में उन्होंने वो पब्लिश किया, और ये 16 चैप्टर्स का एक ऐसा ग्रंथ था। उसमें उन्होंने युद्धों के प्रकार, तो इट वाज ऑल अबाउट वॉर टेक्निक्स, तो वॉर टेक्निक्स के ऊपर उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। और उसमें फिर ये सारी बातें थी कि युद्धों के टाइप्स, फिर तंत्र युद्ध मीन्स टेक्नोलॉजिकल वॉर, फिर शस्त्र युद्ध, अस्त्र युद्ध, यंत्र युद्ध, अ, फिर उनके सारे फीचर्स, तो युद्ध शास्त्र के ऊपर ये जो सारा वाला पार्ट है ना, तो वो उसमें था। और अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स का स्टडी करके उन्होंने ये जो काम है वो किया था, और वो काम उनके एक्सपायर होने के बाद पब्लिश हुआ। तो शास्त्र, फिर उसकी इंफॉर्मेशन, फिर उस पे अलग अलग ग्रंथों का राइटिंग, नियर अबाउट 5 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो ये इतना बड़ा जो काम है, ये मिसिंग था, ये मिसिंग लिंक थी जो इन्होंने फिर से इस्टेब्लिश की, और आज हम शिल्प शास्त्र के ऊपर जो इतना बात कर सकते हैं उसका जो पूरा क्रेडिट है, तो ये लिंक फिर से इस्टेब्लिश करवाने का जो क्रेडिट है वो पूरा का पूरा वज़े जी को जाता है। तो इस तरीके का जो इनका काम रहा, तो अगर आप देख सकते हो उनके काम का फीचर जो है, तो लिटरेचर सर्वे उनका बहुत अच्छा था। तो उन्होंने क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे मिलता है, ओके? किस लाइब्रेरी में और कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ पे अवेलेबल है, इस बेसिक स्टेप से उन्होंने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया था। और बहुत सारे फिर बाद में काम होने के बाद, या हम कहेंगे कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, वो ध्यान में आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पूरा का पूरा पिक्चर है वो सामने रखा। फिर और भी इम्पोर्टेंट पार्ट जो था उनका, तो उन्होंने शिल्प शास्त्र से संबंधित जो 32 शिल्प विद्या है उसके ऊपर उनका ग्रंथ लिखने का मानस था। तो उन्होंने एक छोटा बुक लिखा था, शिल्प शिक्षणाचे महत्व, सो इट वाज इन मराठी। तो पुणे से ये पब्लिश हुआ। तो भृगु शिल्प संहिता के अनुसार ये जो 32 विद्याएं हैं ना, तो इनका जो वर्णन है ये सारा इसमें आता है। तो इसके लिए उन्होंने शिल्प शास्त्र के 29 ओरिजिनल ग्रंथों का आधार लिया था, और वो भी जल्दी ही पब्लिश होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो राइटिंग है वो शुरू कर दिया था, और वो जितना हो सके उतना उन्होंने कंप्लीट भी किया। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उन्होंने किया, दैट इज द ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स ऑफ शिल्पशास्त्र। क्योंकि क्या बात होती है कि जब भी कभी आप कौन से भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं या शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसके अपने खुद टर्म्स होते हैं, राइट? एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स एंड देयर कंटेम्प्रेरी मीनिंग्स, ओके? तो हर एक शास्त्र में हर एक टर्म कुछ अलग स्कोप से आती है, ओके? तो ये समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये ध्यान में लेते हुए वज़े जी ने क्या किया, तो एक ग्लॉसरी बनाई,
नियर अबाउट एक डिक्शनरी बनाई, उसको बोलते हैं पारिभाषिक शब्दों का कोश, दैट मीन्स टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी। ओके, तो शिल्पशास्त्र से संबंधित नियर अबाउट 600 टर्म्स की ग्लॉसरी उन्होंने बनाई इंग्लिश में। और फिर ये जो ग्लॉसरी है ये लाहौर से जो एक वैदिक मैगजीन पब्लिश होती थी, तो उस मैगजीन से ये पब्लिश हो गया। और फिर बाद में पुणे से साप्ताहिक शिल्प संसार नाम की जो एक पत्रिका थी, तो उसमें भी ये पब्लिश हो गया। सो वैदिक मैगजीन में वो रूटीन बेसिस पे लिखते थे। इसके अलावा वो न्यूज़पेपर में भी लिखते थे हमेशा। तो अलग अलग सिटीज़ के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे उनका जो कुछ भी राइटिंग था वो रूटीन बेसिस पे चलता था। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उनका वर्क एरिया था, दैट वाज द एकेडमिक्स पार्ट। तो उन्होंने क्या किया, तो शिमला में शिक्षण जो है अपना, मतलब जो कुछ भी अपना एजुकेशन सिस्टम है, तो वो इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पे जब बातचीत शुरू हुई, तब वजह जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि हमारे शिक्षण में शिल्पशास्त्र का अंतर्भाव होना चाहिए। और फिर वो कैसा होना चाहिए, इस बेसिस पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अभ्यासक्रम, जिसको हम सिलेबस बना, कोर्स आउटलाइन बोलते हैं, तो वो उन्होंने शुरू करना चाहा था। और ये हमारे इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में या कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में कैसे आना चाहिए, तो ये उनका मानस था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। वो उनके निधन में जब उनका मृत्यु हो गया, तो तब वो अधूरा रह गया, तो वो पूरा नहीं हो पाया। पर फिर भी पाठ्यक्रम का निर्माण उन्होंने किया था, उन्होंने ये ट्राई किया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। पर जो हमारे आज के लोग हैं कि जो इस काम से इंस्पायर्ड है, तो इनका हमारा ये दायित्व बनता है कि वजह जी की जो इच्छा है वो हम पूरी कर सके। ये तो हमने इन डिटेल शिल्पशास्त्र के बारे में देखा। जब हम वजह जी के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ शिल्पशास्त्र ही नहीं, तो नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये जो ब्रांचेस है, इनके ऊपर भी वजह जी का काम रहा है। तो इसमें जैसे कौटिल्य जो है, उन्होंने अर्थशास्त्र में 4 विद्याएँ बताई हैं कि जो शासक है, वो जो राजा है, उसको 4 विद्याएँ आनी चाहिए। तो ये जो विद्याएँ हैं, उसके अध्ययन से जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो एनहांस होती है, आपकी जो वर्क कैपेसिटी है, वो बढ़ती है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका जो काम है, वो सफल होता है। सो कौटिल्य जिस 4 विद्याओं की बात करता है, वो कौन-सी विद्याएँ हैं, तो उसमें हमने एक बार ये देखा है हमारे वीडियोज़ में, तो ये है अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड, ये 4 विद्याएँ आती है कि जो शासक को सीखनी चाहिए, जिसको लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, उसको ये विद्याएँ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें से ये जो वार्ता है ना, तो वार्ता इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो आपकी वृत्ति है, वृत्ति मतलब आपके जो अर्निंग का सोर्स है, तो ये सारे सोर्सेज़ की विद्या जो है, दैट इज़ वार्ता। तो इसमें जो कुछ भी आपका काम है, वो सारा इसमें आता है। तो इसमें चाणक्य भी जो है, वो अपने अर्थशास्त्र में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारी बातों में अर्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अर्थ जो है, वो वही धर्म और काम इनको वश कर सकता है। ऐसा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो उनका रहा है। तो यही सारी जो बातें हैं ना, तो वो अपने काम में उन्होंने ली थी। तो वजह जी भी ये जो अर्थ कारण है, ओके, तो धर्म का पालन करते करते अर्थ के मदद से कैसे इच्छा पूर्ति करे, और आपका गवर्नेंस, आपकी पावर और आपकी इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी है, वो इसका कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए,
इस तरीके से उन्होंने अपना जो विचार है अर्थ और व्यापार का, इसके ऊपर वो स्पष्ट किया, और फिर व्यापार विषयक जो उनका लेखन था वो वो उन्होंने सामने रखा। तो ये भी जो ब्रांच है कि जिसमें इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वो भी उनके काम का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इस ब्रांच में भी बहुत ही अच्छा राइटिंग किया हुआ हमको देखने को मिलता है। तो इसमें उनकी एक सीरीज है, राइटिंग सीरीज, उसका नाम है, 3 सीरीज थी, तो उसका नाम है व्यापारी शिक्षण माला। सो ये जो सीरीज है ये हमें देखने को मिलती है। सो ये नासिक से पब्लिश हुई थी। तो इस तरीके से ये 3 सीरीज हमको मिलती है, और हमको देखने को मिलता है कि तब के टाइम में जो अर्थ, ये जो विचार है जो हमारे ग्रंथों में आता है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच से यूज कैसे होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो लेखन है ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अर्थ ही नहीं, तो राज्यशास्त्र, राजनीति, ये जो ब्रांच है उसके ऊपर भी उन्होंने लेखन किया है। तो अगर किसी को ये देखना है कि कैसे जो अपना जो ट्रेडिशन राजनीति शास्त्र है वो कैसे यूज किया जाता है, तो फिर आप ये देख सकते हो। तो इसके लिए उनके 3 जो पार्ट्स है वो आते हैं। एक है भावी हिंदी स्वराज्य, भावी हिंदी स्वराज्य। दूसरा जो है आजचा स्वराज्य संस्था, मराठी में लेखन है ये सारा। और फिर तीसरा है हिंदू संगठन। सो इनके नाम पे मत जाइए आप, पर ये जो सारा है ये एज अ पॉलिटिकल पावर कैसे डेवलप होना है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये पॉलिटिकल साइंस के अप्रोच से आते हैं। ओके, सो सिर्फ शिल्पशास्त्र ही नहीं, पर अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेखन किया, उन्होंने अपने जो विचार है वो क्या किए, वो सामने रखे। ओके, सो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, तो पूरा पूरा का पूरा ये जो ब्रांच है शिल्पशास्त्र का ये हमारे सामने रखा। और सिर्फ शिल्पशास्त्र ही नहीं, तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस है इनके ऊपर भी उन्होंने अपने विचार जो है वो हमारे सामने रखे। ओके, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ वजेजी। तो बहुत ही बड़ा इनका काम रहा है, और आज हम जितना देखें उतना ये कम है, पर बहुत ही आज भी मिसिंग लिंक्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो कंप्लीट करना और उसके ऊपर आगे काम करना ये आज के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस बेस पे काम करना चाहिए, ये बेस उन्होंने हमारे सामने बना के दिया है। बहुत सारे जो रेयर ग्रंथ है उनके बारे में इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। जैसे काश्यप शिल्प संहिता, ये जो बुक है ये भी वजीजी ने पब्लिश की थी। तो ऐसे जो बुक्स है वो पहले मिले नहीं थे, वो बाद में मिले। ओके, सो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का जो बेस है वो वजीर जी ने हमें बना के दिया है। अब हमारा काम है कि हम इसके ऊपर आगे कैसा काम करेंगे। एंड आपको अभी से समझ में आया होगा कि दिस इज नॉट अबाउट ओनली इंजीनियरिंग, पर मनुष्य को जीने के लिए जो भी स्किल्स लगते हैं, जो भी नॉलेज लगता है, वो सारा का सारा जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो दैट इज द एक्चुअल आइडिया ऑफ शिल्पशास्त्र। ओके, तो आगे हम इसके ही ऊपर और एक विद्वान है और एक पर्सनालिटी है जिन्होंने वजह जी का जो काम है ना वो अपना रूट बनाया, अपना बेस बनाया, उनको अपना गुरु माना, और
उसके ऊपर खुद का काम करना शुरू कर दिया। और वजह जी का जो कुछ भी राइटिंग था ना, जो अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं था और अच्छे तरह से पब्लिश नहीं था, या उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नेसेसरी था, ये सारी नीड आइडेंटिफाई करके वजह जी के काम पे ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और ये काम जो है, ये सर्टन स्टेप्स आगे ले गए। तो उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज हम देखते हैं। तो इनका नाम है श्री गोपाल गजानन जोशी। तो इनका जो जन्म है वो 1911 में नागपुर में हुआ। और उनका जो एजुकेशन है वो नागपुर में ही हुआ और नागपुर में ही उन्होंने काम किया। तो जिस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में वजह जी काम कर रहे थे, उसी डिपार्टमेंट में उन्होंने 1933 से काम शुरू कर दिया। और वहाँ पे काम करते करते एक बार महाराष्ट्राचा स्मृतिकार, ये जो बुक है, उसमें से वजह जी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने पढ़ी। और फिर उनको इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने वजह जी के ही काम पे आगे काम करने का डिसीजन लिया। और फिर ये जो हिस्ट्री है पूरी, इसका जो परिचय है, ये नए लोगों को होना चाहिए। इस इंस्पिरेशन से उन्होंने वजह जी का जो कुछ भी पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट, इस फॉर्म के जो ग्रंथ है या रिसर्च आर्टिकल्स है या व्याख्यान है, इनका संग्रह किया और वो अच्छे तरीके से प्रिजर्व किए। तो ये इनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम था। तो वजह जी के कार्य का प्रसार और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को सामने लाने में गोपाल गजानन जोशी जी है, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फिर वो वजह जी के जैसे जो लेख या ग्रंथ थे, वो जैसे कलेक्ट कर रहे थे, वैसे ही उन्होंने भी शिल्प शास्त्र के जो ग्रंथ है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी नियर अबाउट 800 प्लस ग्रंथों का इंडेक्स बनाया। कितना बड़ा काम है इन लोगों का, ये देखिए कि अगर आपको लिटरेचर सर्वे करना है तो आज हमारे पास कितना बड़ा मटेरियल अवेलेबल है। तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अलग अलग भारत में जो बड़े बड़े लाइब्रेरीज है वहाँ पे विजिट की। जैसे तंजावर का सरस्वती महाल ग्रंथ संग्रहालय है, फिर डीआर का प्राच्य विद्या ग्रंथ संग्रहालय, वडोदरा का गायकवाड़ ग्रंथ संग्रहालय। तो यहाँ पे विजिट करके उन्होंने उसके ऊपर इंफॉर्मेटिव राइटिंग्स जो है उसका कलेक्शन किया। फिर 50 प्लस ईयर्स के एफर्ट्स से उनके कलेक्शन में 10,000 प्लस बुक्स थे। फिर पत्रिकाएं थी अलग अलग, डिस्प्ले चार्ट्स थे, हस्तलिखितों के इंडेक्स थे। इतना बड़ा जो मटेरियल है वो उन्होंने कलेक्ट किया। फिर अपने घर में ये सारा कलेक्शन उन्होंने बनाया। और ये जो सारा कलेक्शन है ना, ये शिल्प शास्त्र के पुस्तकों को प्राप्त करने का एक एपिसेंटर बना। सो डेवलपमेंट, उनका सबसे बड़ा काम अगर कुछ था तो डेवलपमेंट ऑफ एपिसेंटर ऑफ शिल्पशास्त्र मटेरियल। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका काम रहा है। तो उनका ये कलेक्शन देखने के लिए बहुत लोग आते थे। जैसे भारतीय कलाओं का जिनका अभ्यास है, वैसे एलिस बोनर जो शिल्प प्रकाश की अंग्रेजी ट्रांसलेटर थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे। डॉक्टर रप्पू कुलकर्णी जो और एक बड़े आईकेएस के कंट्रीब्यूटर है, तो वो भी वहाँ पे आते थे। तो इस तरह से ये कलेक्शन बनाना ये बहुत ही बड़ा काम था और वो उन्होंने किया। और आज भी हमें इस कलेक्शन का बहुत ही बड़ा जो फ़ायदा है वो हमें होता है। और वजह जी का काम लोगों तक पहुंचाना, तो ये काम जोशी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर वजह जी के जो अलग अलग ग्रंथ है,
जैसे शिल्पशास्त्र का जो विभाजन भृगु शिल्प संहिता के आधार पे वजीर जी ने किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी जोशी जी ने बनाया और वो समझाया लोगों को कि एग्जैक्टली ये क्लासिफिकेशन ऐसे क्यों किया गया है। तो जो कुछ भी वजह जी ने लिखा, जैसे शिल्प शिक्षणाचे महत्व, प्राचीन हिंदी शिल्पशास्त्र सार, काश्यप शिल्पम, प्राचीन हिंदी शिल्पशास्त्र भाग 1 से 4, फिर नगर रचना शास्त्र, आर्य हिंदी यंत्रशास्त्र, आर्य शिल्प वास्तुशास्त्र, आर्य शिल्प चित्रविद्या, चित्रलेखा शास्त्र, आर्य शिल्प धनुर्विद्या, प्राचीन युद्ध विद्या, फिर चरखा और उसके यूज। तो ये जो सारे विषय है, तो और उनके जो पब्लिकेशन के डिटेल्स है वो भी जोशी जी है वो अपने लेखन में देते हैं। सो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो गोगा जोशी ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। फिर वजह जी का जो अंग्रेजी लैंग्वेज में शोध निबंध है, जैसे एनल्स ऑफ भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर बॉम्बे इंजीनियरिंग कांग्रेस, वैदिक मैगजीन, साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन, फिर पूना इंजीनियरिंग कॉलेज मैगजीन, मैसूर इंजीनियरिंग एसोसिएशन जर्नल, फिर अमेरिकन इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट जर्नल, ऐसे बहुत ही जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, उनमें से वजह जी का जो कुछ भी पब्लिकेशंस थे वो उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट किए हैं। फिर एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग फिलोसॉफी, एक ऐसा 10 शास्त्रों का एक ग्रंथ प्रकाशित होना चाहिए, ऐसी वजह जी की योजना थी। ये भी हमें जोशी जी के ही राइटिंग्स से समझता है। सो वजह जी हमको आज समझते हैं ना इतने अच्छी तरीके से, उनका इसका रीजन है जोशी जी। तो कैसा होता है कि एक आदमी काम करता है पर उसका काम भी हमारी तरफ अच्छी तरीके से पहुंचाना, ये एक इटसेल्फ बड़ा टास्क बन जाता है, जो टास्क यहाँ पे जोशी जी ने परफॉर्म किया। जोशी जी का जो काम है उसमें उसके अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो एग्जीबिशंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करते थे, कि सिर्फ जो वजह जी का कार्य है या शिल्पशास्त्र का जो उन्होंने सारा लिंक जो है वो रीएस्टैब्लिश किया है, वो सिर्फ खुद के स्टडी पे उसको रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए उन्होंने और भी अन्य अभ्यासक संशोधक और स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो लोग हैं उनके सामने ये जो सब्जेक्ट्स है ये पोर्ट्रे किए। इसलिए उन्होंने द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और अलग अलग जो संस्थान थे, तो वहाँ पे नागपुर, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ऐसे अलग अलग शहरों में उन्होंने एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। फिर इस फॉर्म से ये जो काम है ये बहुत ही आगे जाना शुरू हो गया। फिर अलग एक दूसरा और इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया, दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट। क्योंकि हमने देखा कि वजह जी की भी ये इच्छा थी, तो जो जोशी जी है उन्होंने ये करिकुलम डेवलपमेंट किया। और उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि 1964 में शिल्पशास्त्र के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में एक पुस्तक लिखने की उन्होंने योजना बनाई थी, पर वो पूरी नहीं हो पाई। पर उन्होंने उस पुस्तक के लिए एक इन डिटेल्ड प्रस्तावना लिखी थी और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किए थे। तो अगर आज भी हमको शिल्पशास्त्र ये जो विषय है वो करिकुलम में अगर लाना है, तो ये जो प्रस्तावना है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसके बाद उनके बाद 1992 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो उनका जो कलेक्शन है उसका जतन होना चाहिए और इनका जो काम है वो आगे रहना चाहिए शुरू। इसलिए उनके जो मित्र थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने श्री गोगा जोशी शिल्प संशोधन प्रतिष्ठान नाम से एक संस्था शुरू की, एक न्यास शुरू किया। और 1997 के नियर अबाउट दैट पीरियड उनको इंडियन रोड कांग्रेस के 57th जो मीटिंग थी उसके निमित्त से उनको क्या मिला, तो एक कलेक्शन ऑफ रेयर लिटरेचर्स ऑन शिल्पशास्त्र, एक ऐसा समरी बुक पब्लिश हुआ। ओके,
So this summary book was published. तो वहाँ पे क्या हुआ कि 1750 बुक्स एंड 2350 रिसर्च आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स ऐसे वहाँ पे अवेलेबल थे, और ये बहुत बड़ा कलेक्शन था जो था वो डॉक्यूमेंट करने का और पब्लिश करने का जो प्लान है वो वहाँ पे बना। तो ये जो इनका काम है, तो ये अ, ध्यान में लेते हुए एक अंग्रेजी बुक लिखा गया है, इंजीनियरिंग फिलोसॉफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, लेट जी जोशी मेमोरियल वॉल्यूम। सो ये बुक गंगा पे आज भी अवेलेबल है, तो आप भी देख सकते हो। सो आई विल राइट दिस। सो इंजीनियरिंग फिलोसॉफी of ancient India, late G जोशी मेमोरियल वॉल्यूम, इस नाम से ये आज भी फेमस है। बुक गंगा साइट पे ये ई बुक फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप लोग ये देख सकते हो। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। सो ये जो काम है उनका, ये बहुत बड़ा है। वजह जी ने वो जो काम शुरू कर दिया था, उस काम को आगे बढ़ाते हुए गोगो जोशी जो है, उन्होंने अपना जो जीवन है इस काम के लिए समर्पित किया। आज भी इस शास्त्र में, शिल्प शास्त्र में बहुत मिसिंग लिंक्स हैं, बहुत ऐसे शास्त्र है, विद्याएं हैं, कलाएं हैं कि जिनके ऊपर अभी तक लिखा गया नहीं है, अभ्यास किया गया नहीं है। तो वो आइडेंटिफाई करके उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे किया जाए, इस पे एनालिटिकल स्टडी करने के लिए बहुत ही स्कोप अवेलेबल है। तो आप में से अगर कोई ऐसा चाहता है कि इसमें मुझे काम करना है, तो इन लोगों का काम आपके सामने अवेलेबल है। इनके काम को आप गाइडलाइन के तौर पे देखते हुए आगे बढ़ सकते हो। सो यहाँ पे हमने दो जो विद्वान है कि वजे जी और जोशी जी, इनके कार्य के ऊपर आज इंफॉर्मेशन ली। हमने देखा कि उन्होंने अपना जो काम है वो कैसे शुरू किया, कैसे बनाया, और इसमें कैसे उन्होंने शास्त्रों की जो लिंक है, शास्त्रों की जो परंपरा है जो खंडित हो गई थी, उसका पुनरुज्जीवन कैसे किया। और जो दूसरे जोशी जी है, उन्होंने कैसे पहले किया गया काम जो है वो आगे कैसे बढ़ाया। तो ये जो एक्शन है उनका, ये प्लान ऑफ एक्शन जो उनका था, उन्होंने कैसे पूरे उनके लाइफ में जो है वो फॉलो किया। okay, so this might be helpful to you to think in the branch of IKS with respect to such branches. Okay, so we will stop here. If you have any doubt, then please feel free to contact me. In the next video we will talk about some different contributors and their contributions. Okay, so see you. Thank you so much. Bye.